मैंने ये 18th यूनिट कॉन्फ्रेंस है और 9th ईयर मेरा ये जेएनयू में चल रहा है, शायद 10th ईयर 9th ईयर चल रहा है। और इस यूनिट कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो चीज़ बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग लास्ट ईयर ऑफ जेएनयू में भी लग रहा है कि अभी हम लोग जेएनयू छोड़ के जाने वाले हैं, उसके बावजूद जो चीज़ बहुत इनकरेजिंग लगा कि पूरे दिन भर में हम लोगों ने बहुत ही डायनामिक डिबेट किया, बहुत रिलीवेंट पॉलिटिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाया, ऑर्गेनाइजेशन का क्रिटिसिज्म किया, इसके साथ साथ समाज में जो टर्निंग चल रहा है, समाज में जो बदलाव का प्रक्रिया चल रहा है, हमारे कॉमरेड्स यहाँ पे बात रखे हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोग आइसा के एक्टिविस्ट हैं, आइसा से जुड़े हुए हैं, हम लोग समाज की बदलाव हम लोगों को बॉदर करता है, हम लोगों को परेशान करता है, इम्पैक्ट करता है, तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जो शायद हिंदुस्तान में एकमात्र आइसा है, वो अपनी यूनिट कॉन्फ्रेंस में बैठ के जेएनयू यूनिट के कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं, साथ साथ समाज में चल रहा बड़े बदलाव के बारे में भी बात कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है, सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पता है कि और किसी दूसरे संगठन के यूनिट कॉन्फ्रेंस से अपने मीटिंग में इतना डायनामिक डिबेट नहीं होता। वो लोग, उन लोगों के पास बहुत आसान रास्ता है, जो चुनाव जीतता है उस हिसाब से वो अपने पॉलिटिकल पोजीशन बदल लेते हैं। जब जेएनयू का चुनाव जीतना होता है तो खास पार्टी के साथ रहते हैं, वो पार्टी जब बंगाल में हार जाता है, फिर जेएनयू का चुनाव हारते हैं तो वो पार्टी बदल लेते हैं, फिर दिल्ली में कोई नया सरकार आता है तो लोग उसके साथ भी चले जाते हैं। इसलिए उनके लिए डिबेट में कोई सरदर्द है नहीं, हमारे लिए है, क्योंकि हम समाज बदलने को ऑनेस्ट और सीरियस टास्क के बतौर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिबेट करें। इसलिए मुझे लगता है इस यूनिट कॉन्फ्रेंस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। आज अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो मुझे लगता है पहली बात तो थोड़ा बहुत आम एक बात करूँगी, बैक टू बेसिक्स। बहुत बार मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं, हम लोग आइसा से जुड़े और इस यूनिट कॉन्फ्रेंस में सर्दी में बैठने का सरदर्द क्यों ले रहे हैं? शायद हमारे लिए हमारा संगठन बस दोस्तों का एक क्लब नहीं है, कुछ क्लासमेट्स, कुछ खास दोस्त, हमारे प्यारे लोग जिनके साथ हमारा इंटेलेक्चुअल वे मिलता है, इसलिए हम एक साथ बैठ के डिबेट नहीं करते। हमारे लिए हमारा संगठन समाज बदलने का हथियार है, समाज बदलना चाहते हैं, एक हथियार है आइसा, इसीलिए हम आइसा से जुड़े हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे हम अपना क्रिटिसिज्म रखेंगे या अपना बातचीत करेंगे, रिव्यू करते वक्त हमारे पॉलिटिकल पोजीशंस को करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ये यूनिट कॉन्फ्रेंस का कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन क्या दिखेगा कि आने वाले दिनों में हमने जो डिस्कशन किया, जो क्रिटिसिज्म किए, जो रिव्यू किए, वो हमारे कॉन्क्रीट कामकाज में दिखे, जेएनयू के अंदर दिखे, जेएनयू के बाहर सड़कों में दिखे। और इसीलिए कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस में जब हम क्रिटिसिज्म कर भी रहे थे तो एक कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन हो, मतलब हम जरूर जो लीडरशिप है, जो ऑफिस बेयर टीम था आउटगोइंग इसी टीम है, उसका क्रिटिसिज्म होगा क्योंकि उसको जिम्मेदारी दिया गया था यूनिट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन उसी के साथ साथ हम आइसा के आम कॉमरेड, आम कैडर, आम सिंपैथाइजर अपने रोल को भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस हथियार को और मजबूत किया जाए और इफेक्टिवली और इम्पैक्ट के साथ समाज में अपना जो हाथ छोड़ा जाए, आंदोलन को मजबूत किया जाए। और इस मुझे लगता है यही कॉन्क्लूजन से हम लोग इस यूनिट कॉन्फ्रेंस से निकलना चाहिए, तब जाके इस डे लॉन्ग इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट हमारे पास आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे बैठ के अपने कामकाज का रिव्यू करेंगे और समाज में चल रहे बदलाव का बात करेंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्क्रीट कामकाज है, हमारा जो कॉन्क्रीट आंदोलन है, उसको आधार में रखते हुए तो रिव्यू करेंगे, उसको संपूर्ण रूप से भूल जाएंगे या समझिए उसको दिमाग में ही नहीं रखेंगे, उसको बेसिस नहीं बनाएंगे, तो शायद कोई फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म, कोई फ्रूटफुल रिव्यू हम लोग नहीं कर पाएंगे इस समय के जो भी टर्निंग का प्रोसेस है उसका। यहीं से ये मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस या अपना कुछ इस आइसा आंदोलन से जुड़ने का, पिछले 9 सालों से आइसा से जो हम लोग जुड़े हुए, मेरे जैसे लोग जुड़े हुए, उससे कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कॉमरेड्स हैं, बहुत सारे साथी हैं जो जेएनयू में अभी आए हैं और आइसा से जुड़े हैं, इसलिए शायद बहुत सारे पुराने आंदोलन के बारे में आपको पता नहीं होगा शायद। हमारे संगठन का कुछ खूबियाँ हैं और वो खूबियाँ बस हम कह रहे हैं, हम जुड़े हुए इसलिए नहीं। दिल्ली के अंदर अगर हम आइसा के कामकाज का रिव्यू करें,
हम लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर जितना भी डेमोक्रेटिक सवालों पे आंदोलन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ, डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ लैंड डिस्प्लेसमेंट नहीं, राइट का डिस्प्लेसमेंट, छात्रों का शिक्षा से राइट से बेदखली, नौजवानों का एम्प्लॉयमेंट के राइट से बेदखली, स्टेट क्रैकडाउन, सिविल राइट एक्टिविस्ट के ऊपर स्टेट क्रैकडाउन, महिलाओं का आजादी, ये सारे सवालों पे अगर कोई इंपैक्टफुल आंदोलन दिल्ली के सड़कों पे, और सिर्फ दिल्ली के सड़कों पे, देश के सड़कों पे किसी एकमात्र छात्र संगठन ने लड़ा है, उसका नाम आईसा है। और ये कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है, ये फैक्चुअल ट्रूथ है। हमारे संगठन का कितना ताकत है, कितना मेंबरशिप है, कितने एक्टिविस्ट है, ये सारे रिव्यू के बियॉन्ड, ये आज के डेट में सच है। अगर कुछ चीजों का हम एक बार मैंने पुराने कुछ साल पहले से बातचीत करना शुरू करें, हम लोग छात्र हैं, हमारी जिंदगी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट तब्दीलियां हो रही है सरकार के पॉलिसीज के चलते। ये ऐसा एक समय है जो अभी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जिन कॉमरेड्स ने रवि राय को और कविता जी को सुना था, उन्होंने इस तरह कुछ इंडिकेशन किया था कि एक समय है जो एक बड़े बदलाव का समय है, बहुत सारा खेमा टूट रहा है, जो चीजें पत्थर की लकीर लगती है, जो बोला जाता था, हम लोगों से सवाल पूछा जाता था, हम लोग सड़क पर उतरते थे, हम लोग को सवाल पूछा जाता था किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, ऑप्शन क्या है, लगता था मैंने पत्थर की लकीर है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, और कोई ऑप्शन नहीं। ये ऐसे समय है जब उन पत्थरों को तोड़ने का समय है, बहुत सारे चोटें इन पत्थरों पे किया गया है, और उन चोटों में से बहुत सारा चोट हम लोगों का चोट है, और आज जो ये बड़े बदलाव का समय है, जो बड़े कॉन्सेप्ट बदलने का समय है, हम लोगों ने जो जो चोट उस पत्थर की लकीर उन पत्थरों पे किए, उसको याद करने का समय है। एजुकेशन पॉलिसी जब तय हो रही थी पार्लियामेंट से, बहुत सारे एजुकेशनल बिल्स आ रहे थे, फॉरेन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इत्यादि, एजुकेशनल ट्राइब्यूनल, ये सवाल एक छात्र संगठन होने के नाते, छात्रों के बीच में काम करने के नाते, और किसी छात्र संगठन ने सवाल को उठाया नहीं था। ना ही देश में ये कोई चुनावी मुद्दा था, मतलब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा से बेदखली, ये देश में कोई पॉपुलर इलेक्टोरल सवाल, इसी सवाल पे प्राइम मिनिस्टर कौन चुना जाएगा, छात्र युवाओं में से ये बड़ा हलचल इस समय दिख रही है। लेकिन हम लोग एक बार याद करें कि दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स का पार्लियामेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में लगाया था, मोबिलाइजेशन ठीक ठाक था, उतना बड़ा शायद नहीं था जितना होना चाहिए। जितने लोग इस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के चलते जितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो सारे लोग पार्टिसिपेट शायद नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन पार्लियामेंट में हुआ था, एजुकेशनल जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो बिल्स आ रहे हैं, उसके खिलाफ। दिल्ली के अंदर जब विनायक सेन के बारे में एक बहुत बुरा वर्डिक्ट आया था, उनका आजीवन कारावास से एक वर्डिक्ट आया था, दिल्ली के अंदर डेमोक्रेटिक सेक्शन को बड़ी मात्रा में मोबिलाइज करते थे, और सिर्फ आईसा, आरवाईए, ये सीपीआईएम के कांग्रेस से नहीं, जिनको एक बहुत पॉपुलर समय आ रहा है, जो लोग बहुत आसानी से स्टीरियोटाइप कर दे रहे हैं कि लाल झंडे वाले लोग, कुर्ता पाजामा पहनने वाले लोग, हाँ चप्पल घसीटने वाले लोग, ये सब कह के लेफ्ट को एक तरीके से डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश चल रहा है। लेकिन ये लाल झंडे वाले लोगों के बियॉन्ड डेमोक्रेटिक सेक्शन का एक बड़ा हिस्सा मोबिलाइज करके आईसा ने हमारे पार्टी में सड़कों पे उतारा था, और स्टेट क्रैकडाउन के सवाल को दिल्ली के अंदर एक आंदोलन, पॉपुलर आंदोलन का सवाल बनाया था। और हम लोग और मैं ये मानने से एकदम इनकार करती हूँ कि वो जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बिल्डअप हुआ था, दिल्ली के सड़कों में जो लड़ाई लड़ा गया था, ये कहते हुए कि भारत माने राज्य, इंडिया स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकता। इंडियन स्टेट जो डिसेंटिंग वॉइस है, उनके ऊपर इस तरीके से क्रैकडाउन नहीं कर सकता। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर किसी एक्टिविस्ट के ऊपर क्रैकडाउन होगा, तो दिल्ली के अंदर वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल सवाल बनेगा, और वो पॉपुलर पॉलिटिकल सवाल कैंपसेस के छात्रों के बीच में, टीचर्स के बीच में, डेमोक्रेटिक स्पेस के बीच में आईसा आरवाई ने बनाया, हमारी पार्टी ने बनाया। और ये मैं एकदम मानने से इनकार करती हूँ कि उस डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस का कोई इम्पैक्ट, वो जो हमने बनाया उसका कोई इम्पैक्ट इस हलचल के दौर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इस हलचल के दौर में नहीं है। जरूर है, जो साल दर साल हम लोग
जो शहला ने कहा मैंने बहुत आसान शब्दों में कि प्रोटेस्ट कल्चर को जिंदा रखना, सिर्फ टोकन प्रोटेस्ट नहीं, बहुत बार होता है कम पार्टिसिपेशन का प्रोटेस्ट होता है, लेकिन बहुत बार हम इन सवालों को पॉपुलर सवाल बनाते हैं। हम दिल्ली के कैंपसेस के अंदर जेएनयू का बात कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। दिल्ली के कैंपसेस के अंदर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एफआईयूपी का सवाल एक मुख्य सवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार चुनाव अगर लड़ा गया तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज को एफआईयूपी के ऊपर पोजीशन लेना पड़ा। एबीवीपी को चुनाव के 2 दिन पहले ये इलेक्शन एजेंडा लाना पड़ा कि हम एफआईयूपी का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी को भी बोलना पड़ा, सिर्फ बोलना पड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि वो एफआईयूपी के विरोध में है। और ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में लाल झंडे का कोई रोल नहीं था, ये मानने से मुझे लगता है हम लोगों को इनकार करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आइसा के ट्रेडिशनल खेमे को तोड़ के एफआईयूपी के सवाल को एक पॉपुलर सवाल बनाना, मैंने आप सोचिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 क्लास बॉयकॉट का कॉल दिया जा रहा है और बहुत सारे कॉलेजेस में सक्सेसफुल कॉल हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग रैली में उतर रहे हैं। रेफरेंडम किया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, छात्र आके वोट दे रहे रेफरेंडम, और उस रेफरेंडम में हो क्या रहा है, कॉलेजेस के प्रिंसिपल उतर के सड़क पे उतर के एक्टिविस्ट के साथ सड़क पे उतर के बैलेट छीन ले रहा है, फिर भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि के खिलाफ है, वो जाके वोट दे। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एफआईयूपी आज के डेट में एक सवाल है तो जरूर वो कहीं ना कहीं आइसा का बनाया हुआ सवाल है, लाल झंडे का बनाया हुआ सवाल है, और इसलिए ये बड़े बदलाव के समय में इन कॉन्ट्रीब्यूशन को जरूर याद रखना चाहिए। उसी के आधार पे हमारी जो कमियां हैं उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। 16 दिसंबर के आंदोलन को भी शायद हम लोग भूल नहीं सकते। जब 16 दिसंबर के आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम अति उत्साही होकर ये जरूर नहीं कह देंगे कि जंतर मंतर में इंडिया गेट में जितने सारे लोग आए थे वो सारे आइसा के थे, सब हमारे बुलाने पे आए थे, ऐसा नहीं था। हम लोगों को पता है कि एक जरूर एक स्पॉन्टेनिटी था उस मूवमेंट में। लोग महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पे, महिलाओं के ऊपर बढ़ रही हिंसा के सवाल पे सिर्फ महिलाएं नहीं, महिलाएं पुरुष बड़े मात्रा में सड़क पे उतरे। लेकिन उस आंदोलन में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, हमारा रोल क्या रहा? आज अगर इतने आसानी से इलेक्टोरल सक्सेस के हिसाब से जो लोग अपना पॉलिटिकल पोजीशन बदलते हैं और लाल झंडे को लेफ्ट आइडियोलॉजी को डिलीजिटलाइज करते हैं, उनके नजरिए से खड़े होकर देखेंगे तो फिर 16 दिसंबर के आंदोलन में ये जो बात इस कॉन्फ्रेंस में भी आया, हम क्या चाहते हैं, आजादी, एक पॉपुलर स्लोगन बना जंतर मंतर में, इंडिया गेट में जो लोग कह रहे थे कि महिलाओं के ऊपर हिंसा का एकमात्र स्लोगन हो सकता है फांसी दो, कास्ट्रेट करो, स्ट्रॉन्गर स्टेट, स्ट्रॉन्गर लॉ, उस स्लोगन को बदल के लाल झंडे के विचारधारा ने, सिर्फ लाल झंडे के लोग नहीं, लाल झंडे का हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस, लेफ्ट आइडियोलॉजी का हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस और उसके लोग, उन हजारों के तादाद में लोगों के बीच में आजादी के स्लोगन को मुख्य स्लोगन बनाया। और उसका कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट सिर्फ इतना भर नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ पे जाके आजादी का स्लोगन दिए, लोग फांसी को वो छोड़ के हमारे साथ आजादी बोल रहे हैं, सिर्फ इतना भर नहीं हुआ। हमने देखा कि उस आंदोलन के दौरान, उस आंदोलन के रिजल्ट के बाद हमारे सामने वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन था। और थोड़ा ये सोचिए कि वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन, जो सरकार इस आंदोलन को एक तरीके से कोऑप्ट करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, उसने बोला उस समय कि हमने कमेटी बनाया है जो ये सारी चीजों पे देखेगी, बातचीत करेगी। मतलब मैसेज यही था, रूम पे लौट जाओ, अभी कैंपसेस में लौट जाओ, आंदोलन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उस आंदोलन का धमक था आजादी के उस स्लोगन का, माने महिलाएं, पुरुष और सारे सेक्सुअल आइडेंटिटीज के आजादी और बराबरी के उस स्लोगन का धमक था कि वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन इतना बेहतरीन सेट ऑफ रिकमेंडेशन लेके आया। क्या बदलाव की प्रक्रिया में हम इसको कहीं गिनेंगे ही नहीं? क्या भारत के समाज बदलने का जब इतिहास लिखा जाएगा या बोला जाएगा या सोचा जाएगा, तब क्या हमारे इस पॉलिटिकल रोल का कहीं पे असेसमेंट हम ही लोग नहीं करेंगे या लेफ्ट के लोग नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर से रिटरेट करना चाहूंगी कि लेफ्ट के हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस का ये कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्टेशन था कि वर्मा कमेटी आपके सामने आया। एंटी रेप लॉ में बहुत सारा दिक्कत है।
लेकिन कुछ चीजें उसने रिकॉग्नाइज हो, टॉकिंग फॉर क्राइम की बता रिकॉग्नाइज किया। ये कहा गया कि अगर कुछ पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं करेंगे तो उनको सजा दिया जाएगा, उनको 2 साल जेल के अंदर बंद रहना पड़ेगा। ये हमारे आंदोलन का था। वहीं से कुछ बातों को उठाते हुए अगर हम फिर से आज लेफ्ट इरेलेवेंट हो गया है क्या, लेफ्ट को क्या क्या सीखना चाहिए, या लेफ्ट अपने आप को बदले ही नहीं, लेफ्ट जैसा था वैसा रहे और आम आदमी पार्टी जैसा चल रहा है वैसा चले, जनता सड़क से उतरता रहे। इस डिस्कोर्स में अगर हम यहाँ से इंटरव्यू करने का कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है हम कुछ फ्रूटफुल और कुछ इम्पैक्ट मैंने एसेंशियल इम्पैक्टफुल कुछ नतीजे और रियलाइजेशन में हम लोग पहुँच पाएंगे। ये जो समय है, ये समय जो दिल्ली के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बड़े बदलाव का समय है, एक विकल्प का राजनीति और एटलीस्ट सोशल रेवोल्यूशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कितना पता नहीं, लेकिन जरूर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव क्रिएट करने में एक विकल्प के रूप में हमारे सामने आया है। इसको रिस्पॉन्ड करने का 2 बहुत आसान तरीका है और वो 2 आसान तरीके के ट्रैप में ज्यादातर नहीं, बहुत सारे लेफ्ट स्ट्रीम के लोग जो एटलीस्ट जेएनयू में लेफ्ट का झंडा बुलंद करते थे, कुछ लोग उस आसान ट्रैप में जा रहे हैं। पहला जो उसका आसान रास्ता है वो ये कह देना कि नया समय है और इस समय में लेफ्ट इरेलेवेंट है, लेफ्ट ने कुछ नहीं सीखा, इस समय में वो इरेलेवेंट हो गया है, अब जो है ये आम आदमी नया पार्टी है, यही सब कुछ है। और दूसरा आसान रास्ता है ये कहना कि हम जो कर रहे थे वही करेंगे, हम जैसे कर रहे थे वही करेंगे, हम इस पूरे प्रक्रिया से एकदम विचलित नहीं होंगे, इस पूरे प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करेंगे, उनको जो कर रहे हैं उसको कर लेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे संगठन का, हमारे राजनीतिक धारा का यही खूबी है कि इन दोनों आसान रास्ते में से कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। इन दोनों ही आसान रास्ते को रिजेक्ट करते हैं हमने क्रिएटिव जो एक रास्ता है कि इस हलचल के समय में हम अपने पॉलिटिकल पोजीशन, अपने पॉलिटिकल धारा को और कैसे एक्सपैंड कर पाए। ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस का मौका दिख रहा है, ज़्यादा बढ़ा हुआ उसमें हम अपने राजनीतिक धारा को कैसे अब बढ़ाएं, इस चैलेंज को हम आज के डेट में लेने के लिए खड़े हैं। और इसीलिए फिर से मैं अगर एक बार वापस जाऊँ कुछ चीज़ों को बोलने के लिए, एक चीज़ कहा जा रहा है कि जेएनयू एक कुकून है, जेएनयू एक बहुत बार कहा जाता है जेएनयू एक आइलैंड है, जेएनयू का राजनीति जेएनयू के अंदर ही रहता है, बाहर किसी को पता नहीं होता है कि जेएनयू क्या कर रहा है इत्यादि। जेएनयू के राजनीति के बारे में 2 चीज़ कहना चाहिए। एक चीज़ मुझे लगता है कि जेएनयू ने सक्सेसफुली सिर्फ जेएनयू नहीं, जेएनयू ने आइसा के राजनीति सक्सेसफुली एक चीज किया है, वो ये है जो सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल मुद्दा था, मतलब हाशिया का राजनीति, मार्जिनल लोगों का राजनीति, जो मार्जिन में ही रहता था, जो हाशिए में ही रहता था, वो कभी भी जेएनयू के अंदर मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बनता था। आइसा ने उसको बदला, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा एक्शन कमी भी है कि हम समाज बदलने के इस पूरे प्रक्रिया में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे पाएंगे। उसको क्रिएटिवली करने के लिए अगर हम अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को ही रिजेक्ट कर दें तो शायद हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। फिर से हमारे पुराने एक्सपीरियंस को ही मैं शेयर करना चाहूँगी। हम लोग जब यहाँ पे एमए में आए थे, जब एमए सेकेंड ईयर में आइसा ज्वाइन किए थे, जेएनयू में लेफ्ट का ही यूनियन था, लेकिन जैसे ही आप कहते थे आर्म फोर्सेस स्पेशल पार्ट, आप हंसी का मजाक का मुद्दा बनते थे। अब जीबीएम में भाषण देते वक्त अगर आपका का बात कह दिए, अगर डिस्प्लेसमेंट का बात कह दिए, तो मैंने आप मार्जिन में है, आप कुछ चंद गिने चुने लोगों में है, आप जैसा जेएनयू नहीं है। तो ये जेएनयू ऐसा जेएनयू नहीं था, इस जेएनयू को बदला गया है, बहुत मेहनत से बदला है। पिछले 7-8 सालों में आइसा ने बदला है। आज अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट में जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कुछ सवाल पूछा जाता है, वो सिर्फ एक दिन का मेहनत है, वो सिर्फ एक दिन का तैयारी नहीं है कि आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कुछ पोजीशन के बारे में तैयारी करके यहाँ पे जवाब देंगे। वो साल भर में वो राजनीति करता है और इसीलिए जाके
झेलम लॉन में भाषण नहीं दिया। आपको कहते कॉमरेड मोना थी, उनके खिलाफ परिवेल माया सुधाकर से मैंने PSFI और कॉमरेड मोना ने उसको सवाल पूछा था, आपको स्पेशल पावर एक्ट के बारे में आपको पोजीशन बताइए, और उसका जवाब क्या था SFI के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और हम इंडस्ट्रियल में जैसा नहीं है। आपको स्पेशल पावर एक्ट लॉ को मेंटेन करता है, सही है। और SFI उस समय इस कैंपस का सबसे बड़ा लेफ्ट पार्टी था, सबसे बड़ा जुलूस निकालता हॉस्टल में धावा में SFI के सपोर्टर्स करते थे और ऐसे सपोर्टर नहीं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्शियल इशू को एक पॉपुलर इशू हमने बनाया, मार्जिन में रहने वाले इशू को मेन स्ट्रीम इशू बना दिया। उसके सवाल पे आइसा का जो इतना बड़ा चुनाव जुलूस निकल रहा है, मैंने JNS इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा जुलूस हम लोगों का निकलता है और वो सारे लोग आपका के खिलाफ स्लोगन लगाते हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे राजनीति का जो कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, हमने शॉर्टकट नहीं अपनाया है और इस एक्सपेरिमेंट को एप्रिशिएट करना चाहिए। आज अगर प्रशांत भूषण कहते हैं कि वो सीधे नहीं कहते कि आपका को जाना चाहिए, वो कहते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में वहां पे भी रेफरेंडम कराएंगे कश्मीर में, और तुरंत अरविंद केजरीवाल को दूसरे दिन बोलना पड़ता है कि नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है और उसको वही उसी पर्सपेक्टिव से डील करना चाहिए। प्रशांत भूषण के पोजीशन से हमारे पोजीशन का, हमारे पार्टी के पोजीशन का कोई ये शॉर्टकट आइसा ने नहीं अपनाया। ये कैंपस भी एक समाज है, हमने बल्कि डिफिकल्ट रास्ता लिया और उस पोजीशन को पॉपुलर पोजीशन बन के दिखाया। आप बोलो, आपका के खिलाफ बोल के दिखाओ, JDS से सुप्रीम कोर्ट जीत के एक भी काउंसिलर पोस्ट जीत के दिखाओ लेफ्ट हो क्या आपका के पक्ष में। मुझे लगता है इस डिफिकल्ट टास्क का, सिर्फ डिफिकल्ट सक्सेसफुल टास्क का एक ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए। यही से इंट्रोस्पेक्शन का शुरुआत होना चाहिए। इसको अवॉइड कर इंट्रोस्पेक्शन हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे राजनीतिक धारा का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्चुअल टास्क है उसको भी फिर हम अवॉइड कर जाए। शॉर्टकट लेंगे तो उसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये जो बात कहा जा रहा है कि लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट पूरा रिवेलेबल हो गया, पूरे हलचल के दौर में लेफ्ट कहीं जीत नहीं। तो मुझे लगता है मैंने इससे पहले कुछ बातों को रखा कि कुछ राजनीतिक पोजीशन डिटरमाइन करना। आज जो मुद्दा बना है, आज जो मुद्दा पॉपुलर मुद्दा बना है उसमें लेफ्ट का हिस्टोरिकल रोल रहा है। आज दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी जाते हुए दिख रहा है, उसमें लेफ्ट का हिस्टोरिकल रोल रहा है। आपको और एक एग्जाम्पल, दिल्ली का ही एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं। अभी 16 दिसंबर का आंदोलन हुआ, 16 दिसंबर का आंदोलन में हम लोगों ने आज़ादी का नारा लगाया, हम लोगों ने आज़ादी बढ़ाने का सवाल उठाया। हम लोगों ने कहा कि सिर्फ महिलाओं की आज़ादी का ही सवाल नहीं है, सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर ही नहीं है, दूसरे जेंडर भी है, ट्रांसजेंडर है, उनके बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ महिलाओं के ऊपर नहीं होता है, सेक्सुअल वायलेंस किसके ऊपर होता है उसका सवाल भी 16 दिसंबर के बाद जो पॉपुलर मूवमेंट हुआ उसमें हम लोगों ने लाया और मुद्दे पॉपुलर हुए। और आपको और फिर से और एक बात बता दें, इतने आसानी से हिजड़ाए माने आजादी बोलना दिल्ली के अंदर भी संभव नहीं। इतने बड़े रैली में हिजड़ाए माने आजादी और आपको हजारों लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, ये संभव नहीं। 377 के खिलाफ इतने बड़े जो बड़ा हुआ स्पेस दिख रहा है ये दिल्ली में नहीं था। और सही मानिए हमारे राजनीतिक धारा का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो डेमोक्रेटिक स्पेस आज बड़ा हुआ दिख रहा है। और आप सही मानिए कि 377 के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना पोजीशन लाता है। और वो क्यों लाता है? क्योंकि 377 के खिलाफ डेमोक्रेटिक स्पेस को पॉपुलर स्पेस में हम लोगों ने तब्दील किया है। हम नहीं रहते, हम लेफ्ट को इरेलीवेंट कह देते, हम कह देते वही लाल झंडा लेके नहाते नहीं है, गुस्सा करते हैं, पजामा पहनते चप्पल दिखते रहते हैं, समाज बदलने करते हैं, तो समझ ये आसान बात कहते रहते। तो 377 के खिलाफ होमोसेक्सुअल राइट्स का सवाल एक पॉपुलर सवाल नहीं बनता और आम आदमी पार्टी पोजीशन नहीं लेता। ये मेरा एकदम मानना है, आम आदमी पार्टी पोजीशन नहीं लेता अगर हम लोग इसको पॉपुलर सवाल नहीं बनाते। और हमारा रोल यही से डिटरमाइन होगा। इंफॉर्मेशन
एक ग्रुप यहाँ होता था अंजुमन, जो गे राइट्स के बारे में बात करता था। वो एक पब्लिक मीटिंग बुलाया था झेलम हॉस्टल में, जहाँ एबीवीपी के लोगों ने जाके बेगन लेके, भिंडी लेके एक तरह का फिजिकल हमला किया। और उसके बाद इस कैंपस का कोई संगठन उसको कॉन्डेम नहीं किया, सिर्फ ऐसा कंडेम। ये हिम्मत जेएनयू कैंपस का अंदर नहीं। मैंने आम आदमी का बात तो छोड़ दीजिए, आज एसएफआई ये कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। इमेजिन कीजिए, दिस इज द सेम एसएफआई, दिस इज द सेम एसएफआई कितने साल पहले 2005 इस कैंपस में एबीवीपी एक गे मूवमेंट का पब्लिक मीटिंग में हमला हुआ, हमला को भी कंडेम नहीं कर पाए। ये राइट का बात तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद अभी ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उस मूवमेंट में, उस ग्रुप में जो लोग थे, तो इस बात का गवाह उसके बाद हम लोग थोड़ा जैसे भाई गाँव में जिसको कहा जा रहा है, दिल्ली में एक आम सवाल बना 6 साल पहले, 7 साल पहले जेएनयू में बात करना आसान नहीं। ये भी एक कविता ने आज सुबह बताया, 98 दिल्ली शहर के अंदर उनका जुलूस के साथ लेफ्ट का महिला संगठन खड़ा होने के लिए नहीं चाहिए। दिस वाज द सिचुएशन इवन वेरी रिसेंट पास्ट, इवन इन जेएनयू एंड एज वेल एज इन। तो वही बात, अगर आज मैंने हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अपने आप को और बड़ा करने के लिए, हमारे सबके दिमाग में हलचल है। हम सच में चाहते हैं कि हम एक इम्पैक्टफुल, मतलब इम्पैक्ट समाज में डालें, तो तब जाके हम जरूर, अगर एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालना चाहेंगे, तब जाके अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंतजार नहीं करेंगे कि वो आपका पे कब सही पोजीशन ले, बल्कि हम अपना काम करते रहेंगे। और ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस बड़ा है, इस बड़े हुए डेमोक्रेटिक स्पेस में अरविंद केजरीवाल को भी अकाउंटेबल ठहराएंगे, हम ही लोग ठहराएंगे कि आपका बोलो पोजीशन। अगर दिल्ली के अंदर तुम जनसभा करके तुम रेफरेंडम करा सकते हो कि तुम्हारा सरकार बनेगा कि नहीं, तो कश्मीर का आम आदमी, आम औरत, उसका अधिकार है कि वो आर्मी द्वारा उसका हत्या होगा कि नहीं, उसके महिलाओं का बलात्कार होगा कि नहीं। इसके लिए हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। ये बड़े हुए डेमोक्रेटिक स्पेस में घुस के, जो अभी कविता कह रही थी सुबह कि पत्थर में कभी छोटा सा दरार होता है, कभी वो दरार बढ़ता है। मौके मौके पे हमारा क्या रोल रहेगा। एक बड़े हुए डेमोक्रेटिक स्पेस में हमारा जिम्मेदारी भी बढ़ा है, हमारा रोल, हमारी बातें और ज्यादा सुनी जाएगी, इसलिए हम उन जैसे नहीं हो जाए, हम अपना काम और मीनिंगफुली और बड़े स्केल में करते रहें। और मुझे लगता है यही एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बतौर हम लोगों का सीख होना चाहिए, और उस सीख से निकलते हुए हम अपने रोल को और ज्यादा बढ़ाएं। अगर आम आदमी पार्टी से कुछ सीखना है, मैं एक बात कह रही हूँ, तो ये जरूर सीखें कि उसका जो इतना सारा वॉलंटियर है, कहीं भी पहुंच जाता है, गलत गलत पोजीशन लेके ही पहुंचता है, उन वॉलंटियर्स का जो एनर्जी है उसको हम सीखें। हमारे पास इतना सही पोजीशन है समाज बदलने का, एक इतना बढ़िया विजन है, तो फिर हमारे अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं है? आइए चलिए इस पे बात करते हैं। लेफ्ट तो इरेलीवेंट हुआ नहीं, अगर ये लेफ्ट इरेलीवेंट होता तो ये सवाल देश के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सवाल बना हुआ नहीं है। 2-3 और चीजें मैं हमारी ही पार्टी के जो इतिहास रहा है उसका भी इम्पैक्ट है, उसके बारे में कहना चाहूँगी। जेएनयू का बात फिर से छोड़ देते हैं, मैंने जेएनयू के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा है नहीं कि जब जेएनयू से प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो पूरा देश दुनिया आपको जानने लगता है। अब जेएनयू से प्रेसिडेंट बनते हैं तो आप इंडिविजुअल, एक बहुत बढ़िया इंडिविजुअल, बहुत बढ़िया नेता है, फिर उसके चलते नहीं बनते हैं। आपका पूरा संगठन जेएनयू के राजनीतिक कॉन्शियसनेस को मोल्ड करता है, तब जाके कोई एक इंसान जेएनयू से प्रेसिडेंट बनता है, दूसरा कोई इंसान जेएनयू से जनरल सेक्रेटरी बनता है। और जेएनयू प्रेसिडेंट का हालत ये होता है कि उनके छींकने से दिल्ली तो क्या छोड़िए, अगर बिहार से है और पटना में जाके छींकिएगा तो पटना भी नहीं, बिहार भी नहीं बनेगा। तब जाके ये जो कॉमरेड है, उनका यहाँ पे हमने तस्वीर लगाया है, वो गए थे आंदोलन लड़ने, और उनके बाद से सच में बिहार बदलने का खतरा दिख रहा था, उनको मैंने गोली करके हत्या कर दिया। और यहाँ पे हमारे नेताओं का गोल है।
कि उनके एक हाथ में से कितने लोग आ जाएंगे, उनके एक हाथ में से कितने लोग जो कहते हैं लौट में खड़े हो जाएगा, सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि उसका राजनीतिक रोल, इस कैंपस से वो जो राजनीतिक सीख रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, उसने तो आंदोलन को लीड किया, वो बाहर जाके समाज बदलने के आंदोलन में वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इलाहाबाद में सिर्फ जेईयू और ड्यू का बात छोड़ दीजिए, हम ये कहना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उत्तर भारत का एक सिग्निफिकेंट यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का राजनीति उस शहर के राजनीति से, उस प्रदेश के राजनीति से ऑर्गेनिकली जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर आयकर ने चुनाव इस बार नहीं जीता, पिछले बार हम लोगों ने 22% जीता था, लेकिन इस बार हम चुनाव नहीं जीता। कि इससे हम कह दें कि हम इरेलेवेंट हो गए, लेफ्ट इरेलेवेंट हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर लेफ्ट का पूरा धरा ही इरेलेवेंट हो गया। केडी सिंह जी वहाँ पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट कोर्स है, प्रेसिडेंट जीता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति को डेमोक्रेटाइज करने या करना का कोई एजेंडा